नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे बीपीएससी के इस सीरीज़ में, जिसमें हम लोग घटना चक्र 2023 का बुक देख रहे हैं, जिसमें बीपीएससी के द्वारा अब तक पूछे गए सारे प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने पिछले 7-8 सीरीज़ कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने भारतीय इतिहास के तीनों पार्ट को कर लिया है, पॉलिटी को कर लिया है, इकोनॉमी को कर लिया है, ज्योग्राफी को कर लिया है। ज्योग्राफी में दोनों पार्ट है, इंडियन एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर उसी तरह से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को भी कर लिया, इंडियन इकोनॉमी को। तो अगर आप लोगों ने पहले के सीरीज़ नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जाइए आप लोग देखिए। और आप लोग से बस यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं अभी तक, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आप लोग तक इसका सूचना जल्द से जल्द पहुँच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि बीपीएससी की तैयारी या इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब बीपीएससी में ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो आप लोग से यह अनुरोध रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, और जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना अच्छे से रिवाइज़ कर पाइएगा, उतने अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाइएगा। तो बस इसे 2-3 बार देखिएगा, तो 2-3 बार देखने में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत रहेगा तो 1-2 बार और देखिए, फिर एकदम कंठस्थ हो जाएगा, तो आप लोग एग्ज़ाम में परफॉर्म अच्छे कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग भारतीय इतिहास के तीनों पार्ट कर लिए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया है, समान भूगोल हो गया, जिसमें विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया है। समान विज्ञान का या रसायन विज्ञान होगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया है, तो आप लोग जाइए उसे भी देखिए। और हम लोगों ने 8 एरिया ईयरली करंट अफेयर का पूरा सीरीज़ किया, क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाइए आप उसे भी चेक कर सकते हैं, उसे भी देखिए आराम से, और अपने करंट अफेयर को भी मजबूत कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग रसायन विज्ञान की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लोग हमारा रसायन विज्ञान में पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं। और फिर से मैं अगर यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग उसे आराम से देख सकते हैं। क्योंकि अब बीपीएससी तक यह सीरीज़ लगातार चलते रहेगा, और उससे आगे भी चलता रहेगा। तो अगर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी नई वीडियो में, तो आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त मित्र जो भी सहपाठी पढ़ने वाले हैं वो इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रसायन विज्ञान का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो यह है गैस। सॉरी, ठंड की वजह से थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब हो गया, कोई बात नहीं। चलिए चल देखते हैं फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो गैस तत्व नहीं, बाकी धातु, अधातु और उपधातु तत्व हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लेवोर्जियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोर्जियर को कहा जाता है। एक तत्व जो इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो 18 और 20 जोड़ दीजिएगा तो 38 हो जाएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान क्या होगा? तो यह 38 होगा। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या कितना है? तो यह है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड Pu 94 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, तो 148 होगा। जो प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड में नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 144 होगी। एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो यह होते हैं द्रव्यमान संख्या में। एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं किसमें? तो द्रव्यमान संख्या में। अगला है फैराडे स्थिरांक क्या है? तो यह है सार्वभौमिक स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो यह सार्वभौमिक स्थिरांक है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो यह हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में 1 से अधिक, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध जल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। शुद्ध जल एवं उदासीन विलय भी वही होता है, शुद्ध जल को ही उदासीन विलय माना जाता है, तो हो जाएगा ई ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका विलय का पीएच मान 7 से अधिक है? तो यह है क्षारीय विलयन। निम्न में से किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है? तो यह हो जाएगा क्षारीय विलयन। पानी का पीएच मान होता है कितना? तो यह होता है 7। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? तो यह 1000 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यह पावर पर काम करता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बढ़ता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? तो 1000 गुना बढ़ जाएगी। ब्रोमीन होती है क्या? होती है तो लाल द्रव। ब्रोमीन होती है क्या? लाल द्रव। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस होती है कौन सी? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। गैल्वेनाइज्ड लोहे में पाइप
पर परत होती है, किसकी परत होती है? तो जस्ते की। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, किसकी? तो जस्ते की। अगला प्रश्न, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, क्या है? तो यह है सल्फोनेट। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या है? तो यह सल्फोनेट है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है कहलाता है क्या? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन। नीला तथा रासायनिक रूप है किसका? तो यह है कॉपर सल्फेट का। नीला तथा रासायनिक रूप है किसका? तो कॉपर सल्फेट का। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह है प्लेटिनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह प्लेटिनियम धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है किसकी? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें हो जाएगा कार्बन, निकिल और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है, तो ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका हो जाएगा कार्बन, निकिल और क्रोमियम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है क्या? तो यह है जिप्सम। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है क्या? तो यह है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो बी ऑप्शन, CaSO4 का होल 2 और 2H2O। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 होल 2 और 2H2O और फिर H2O। यहाँ पे देखिए सूत्र दिया हुआ कैसे कैसे बनता है, कितने डिग्री पे होता है। तो यह 100 डिग्री पे गर्म करने पे जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जोड़े जाते हैं कहलाता है क्या? तो ये कहलाता है एल्किलीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जोड़े जाते हैं कहलाता है क्या? तो एल्किलीन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एसिटिलीन अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एसिटिक अम्ल। यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया हुआ है एसिटिक एसिड का। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो यह होता है एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो यह है एसिटिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। खनिज मिनरल क्या है? तो यह है अकार्बनिक ठोस। खनिज मिनरल क्या है? तो यह है अकार्बनिक ठोस। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? तो यह प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? तो यह प्लूटोनियम प्रयोग किया गया था। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं प्रकृत तत्व में। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? तो यह प्रकृत तत्व में मिलते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो यह धातु है पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो यह है पोटेशियम। यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी दिया हुआ है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो यह है हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो यह है हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया हुआ है हाइड्रोजन का। आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में रहता है, क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो यह बनता है मौजूद अम्ल एवं मौजूद क्षार से। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मौजूद अम्ल एवं मौजूद क्षार से बनता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो यह है कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो यह है कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें होता है? तो केरोसिन में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? तो केरोसिन में। बाकी कांच में, मिट्टी में और सीमेंट में ऑक्सीजन मौजूद रहता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो यह होता है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो ब्यूटेन गैस प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो यह है ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ये ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्राकृतिक रवा किसका बहुलक है? तो यह बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रवा किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है? तो यह है टेट्राफ्लोरोएथिलीन एथिलीन। फिर से टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकल बहुलक है? तो यह है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। बैकेलाइट निम्नलिखित में संघनन से बनता है, तो यह किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के। बैकेलाइट निम्नलिखित में
के संघनन से बनता है तो यह बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से। ट्राइग्लिसराइड क्या है तो यह है वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है तो यह है वसा, फैट। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। उनके पास एक जैसा क्रिस्टल संरचना है तो यह गलत हो जाएगा। उनकी कठोरता समान है, यह भी गलत हो जाएगा। उनकी विद्युत चालकता समान है, यह भी गलत हो जाएगा। वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर से देखते हैं, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनका एक जैसे क्रिस्टल संरचना है, यह गलत है। उनकी कठोरता समान है, यह भी गलत है। उनकी विद्युत चालकता समान है, यह भी गलत है। वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, यह बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो यह होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग एलपीजी में मुख्यतः होता है, क्या होता है? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर से देखते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग एलपीजी में मुख्यतः होता है, क्या होता है? तो उपयुक्त ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक होते हैं तो क्या होते हैं? ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसके मुख्य घटक में बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। फिर से देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक क्या होते हैं? तो ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, क्या होता है? तो फिर से ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला ऑप्शन देखते हैं, पेट्रोलियम तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। पेट्रोलियम तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। साबुन ग्रीस को हटाता है तो यह हटाता है पाइसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीस को हटाता है कैसे? तो पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। यहाँ पे देखें, मिलान करने का दिया हुआ, सूची ए को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट्टों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यह पदार्थ और उपयोग दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3, 4, 1, 2। देखते हैं, एस्पार्टम तो यह है कृत्रिम मधुरक। फिर है फ्रेयॉन, तो फ्रेयॉन हो जाएगा प्रशीतक। फिर है नियोप्रीन, तो नियोप्रीन हो जाएगा संश्लेषित रबर। फिर है बेनाड्रिल, तो बेनाड्रिल हो जाएगा प्रतिहिस्टेमिन। फिर से देखते हैं, एस्पार्टम, तो एस्पार्टम हो जाएगा कृत्रिम मधुरक। फिर हो जाएगा फ्रेयॉन, फ्रेयॉन हो जाएगा प्रशीतक। फिर हो जाएगा नियोप्रीन, तो नियोप्रीन हो जाएगा संश्लेषित रबर। और फिर बेनाड्रिल, बेनाड्रिल हो जाएगा प्रतिहिस्टेमिन। यहाँ पे देखिए मिलान किया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं वीडियो रोक के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो यह होती है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो यह है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल वर्षा होती है तो यह होती है, इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है। अम्ल वर्षा कैसे होती है? तो यह होती है जीवाश्म ईंधन के जलाने से। तो यहाँ पर लगभग सारे जीवाश्म ईंधन ही है, तो इसलिए इसका स्टार मार्क किया हुआ है। आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ पे बॉक्स से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क बर्फ है क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो यह कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो यह हो जाता है CO2 के द्वारा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो यह CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक इसमें सीमेंट का मुख्य घटक है। यहाँ पे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो ई ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सारे में होता है, मतलब हीरा में होता है, ग्रेफाइट में होता है और कोयला में होता है। फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सारे में कार्बन होता है, हीरा में होता है, ग्रेफाइट में होता है और कोयला में होता है।
निम्नलिखित में से सबसे सख्त हार्ड कौन सा है? तो यह है हीरा। निम्नलिखित में से सबसे सख्त या हार्ड कौन सा है? तो हीरा है। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो यह होता है सोडियम बेंजोएट। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? तो यह है सोडियम बेंजोएट। पारद धातु मिश्रण होता है क्या? तो यह होता है पारदयुक्त मिश्रित धातु होता है। पारद धातु मिश्रण क्या होता है? तो पारदयुक्त मिश्रित धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है क्या है? तो मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या है? तो यह है मीथेन। निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो यह है पारा। निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो पारा द्रव्य है सामान्य ताप पर। ठोस कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? तो यह है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? तो यह होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड या चूर्ण से निकलने वाला धातु क्या होता है? तो यह आता है अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनका गैस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो यह होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो यह होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। वाहनों से निकलने वाले गैस कौन सा है? तो यह हो जाएगा स्टार मार्क इसका हो जाएगा इसका उत्तर में, क्योंकि बहुत सारे गैस निकलते हैं वाहन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोकार्बन, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है। फिर से पढ़ देते हैं, वाहनों से निकलने वाले गैस कौन सा है? तो यह स्टार मार्क इसका ऑप्शन आंसर दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? तो कार्बन की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? तो कार्बन की मात्रा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो यह पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो यह जल जाती है क्लोरीन के कारण। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो यह क्लोरीन के कारण जल जाती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो यह बनता है पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो यह बनता है पानी। यहाँ पर देखिए फार्मूला दिया हुआ है 2H2 + O2 = 2H2O। सोने को घोला जा सकता है, किस में घोला जा सकता है? तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है इसका ऑप्शन, क्योंकि सोने को घोला जाता है एक्वा में, जो कि यहाँ पे आंसर में नहीं दिया हुआ है। सोने को घोला जा सकता है तो एक्वा में घोला जा सकता है, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, क्योंकि एक्वा ऑप्शन में नहीं है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाती है, वह धातु है क्या? तो यह धातु है तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है क्या? तो यह धातु है तांबा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, तो एस्टर। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या? तो एस्टर। घरेलू LPG सिलेंडर में दाब माप नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता, क्योंकि ये LPG द्वारा चेक हो जाते हैं। घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि ये LPG द्वारा चेक किए जाते हैं, चेक किए हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जल में अधिक विलय होता है, मतलब यह गलत है। जल में अधिक विलय होता है, यह ऑप्शन गलत है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो ए ऑप्शन असत्य है, जल में अधिक विलय होता है, मतलब बी ऑप्शन हल्के पीले रंग का चूर्ण यह सही है। ऑक्सीकरण यह सही है। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्क्रिय करता है, यह बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया हुआ है, एक बार स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं आराम से। जस्ते से एक आयतन भाग मतलब घनत्व जिसका 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के दो आयतन भाग घनत्व 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा? तो यह होगा 8300 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए इसका फुल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कैसे कैसे बनता है, तो आप लोग चाहें तो इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेप की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को घन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेप की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को घन ध्रुव पर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है, तो यह हो जाएगा ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि स्टेनलेस स्टील बनाने में काफ़ी धातुओं का यूज होता है, जैसे आयरन का, क्रोमियम का, मैग्नीशियम का और कार्बन का। फिर देखते हैं स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है, तो ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। स्टेनलेस स्टील मिश्रित धातु है किसका? तो लोहे और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील मिश्रित धातु है किसका? तो लोहे और क्रोमियम का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो यह होता है बीटा किरण में। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो यह बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो यह होता है डी ऑप्शन 2882। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो यह होता है 2882। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो यह आबंध क्रम है 3। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो यह है 3। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो यह होगा 4, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर द्रव्यमान होता है। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो यह होगी 4। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार क्या होगा? तो यह होगा अष्टफलकीय। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार क्या होगा? तो यह होगा अष्टफलकीय। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन X फिर H⁴ XH4। एक तत्व X का बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4 हो जाएगा, डी ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 89 नंबर प्रश्न। बेंजीन में सिग्मा और पाई बांध की संख्या होती है, कितनी होती है? तो यह होगा 12 और 3। बेंजीन में सिग्मा और पाई बांध की संख्या होती है कितनी? तो यह होगा 12 और 3। भारी पानी वह पानी होता है जो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या आइसोटोप ले लेता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है, बी ऑप्शन। दो उदाहरण है एक किसका? तो कोलाइड विलय का और इमल्शन का। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। दो उदाहरण है एक किसका? तो कोलाइड विलय का और इमल्शन का। अल्कोहलिक खमीर फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद या प्रोडक्ट क्या है? तो यह है इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक खमीर या फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद या प्रोडक्ट क्या है? तो इथाइल अल्कोहल है। यहाँ पे देखिए पूरा फार्मूला दिया हुआ, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो यह जाता है एंजाइम के द्वारा। ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो यह हो जाता है जाइमेज के द्वारा, जाइमेज। शक्कर के कणवन से क्या बनता है? तो यह बनता है इथाइल अल्कोहल। शक्कर के कणवन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। आइए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो यह हो जाता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6, सी ऑप्शन। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका देखिए सूत्र दिया हुआ CONH2 अगला प्रश्न 98 नंबर। अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या है? तो यह है शोधन अभिकर्ता।
अपमारक या डिटर्जेंट क्या है? तो यह है शोधन अभिकर्ता। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है वनस्पति तेल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो यह होता है वनस्पति तेल। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो यह होती है तांबा और जस्ता। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ता होती है पीतल में। 101 नंबर प्रश्न, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो यह है बेसिक और एसिडिक। तो एम्फोटिक दोनों होता है तो एम्फोटेरिक होता है। तीसरे तथा चौथे समूह के ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म क्या है? तो यह है बेसिक और एसिडिक मतलब एम्फोटेरिक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या करता है? तो उपयोग सही मतलब अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें तीनों उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है कौन सी? तो नाइट्रोजन। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है कौन सी? तो नाइट्रोजन। वायु एक क्या है? तो यह मिश्रण है। वायु क्या है? तो यह मिश्रण है। यहाँ पे देखिए अलग अलग वायु का अलग अलग कंपोनेंट कंपोजिशन दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं पेपर पेन लेकर बैठे होंगे तो। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है, क्या है? तो एथिलीन, एरिथ्रीन। मच्छर भगाने वाले द्रवों में सक्रिय रसायन क्या है? तो एरिथ्रीन है। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो यह है बी ऑप्शन, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। हाथ से गैस क्या है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। हाथ से गैस क्या है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाले गैस कहा जाता है? तो यह बी ऑप्शन, नाइट्रस ऑक्साइड को। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाला गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। तो देख लेते हैं त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी प्रकाश से। फिर ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल। फिर वैश्विक तापन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। और ओजोन छिद्र होता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। बी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1। फिर से देखते हैं त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में नापा जाता है। वैश्विक तापन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर ओजोन छिद्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। यहाँ पे देखिए मिलाया हुआ क्या हुआ है। तो ये हमारा 109 नंबर प्रश्न था। अब यहाँ पे जीव विज्ञान शुरू था जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें केवल केमिस्ट्री था। पिछले एक लेक्चर में हम लोगों ने हिस्ट्री के तीनों पार्ट कर लिया है। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था कर लिया, भारतीय इकोनॉमिक्स कर लिया। फिर ज्योग्राफी के दोनों पार्ट, भारतीय ज्योग्राफी और विश्व ज्योग्राफी दोनों देख लिया है। फिर हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी देख लिया, भारतीय अर्थव्यवस्था। और हम लोगों ने भूगोल फिजिक्स को देख लिया। इसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री देख लिया। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग बायोलॉजी के पूरे सेक्शन को देख लेंगे। तो आप लोग से ये अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल पे अभी तक नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक बटन दबाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हम हो सके आपके इस प्रोत्साहन को देखकर। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे और रिवीजन करने में उन्हें आसानी होगा। आप लोग भी इस वीडियो को जितना से ज़्यादा बार देखेंगे उतना ज़्यादा अच्छे रिवाइज़ कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आप लोग परफॉर्म उतने अच्छे कर पाएंगे। तो बस आपसे यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा बार देखिए ताकि आप सभी का रिवीजन अच्छे तरीके से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्म कर सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को देखेंगे। धन्यवाद।